नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आपने सांसदों को नोटबंदी पर संसद में शोर और हंगामा करते देखा और सुना। आपने सांसदों को नोटबंदी के फैसले पर तारीफों के पुल बांधते हुए भी देखा और सुना। लेकिन क्या हमारे सांसदों को नोटबंदी के नियमों की ABCD पता है? आज खबरदार में सबसे पहले हम नोटबंदी पर हमारे सांसदों के ज्ञान का दिलचस्प टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि जो नोटबंदी पर इतना राजनीतिक हंगामा कर रहे हैं उन्हें असल में कितनी जानकारी है। कितने रुपए आप बैंक के ATM से निकाल सकते हैं? As per government notification, 24,000 in a week. लगता है माननीय सांसद बैंक और ATM में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। ATM से 4,000 at a time. ATM से एक बार में 4,000 रुपए। एक बार फिर सोच लीजिए, शायद सही जवाब का तुक्का लग जाए। It was previously 2,000, then enhanced to 4,000, then again reduced to 2,000, and every day 2 or 3 circulars are coming out from the government side. Each day we are having a new notification. सांसद महोदय की आखिरी बात सबसे सही है, सब गलती सरकार की है। अब रोज रोज नियम बनेंगे तो कैसे पता रहेगा कि ATM में एक दिन में कितने रुपए निकाले जा सकते हैं। चलो इन सांसद महोदय को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जा सकता है। वैसे सांसद महोदय को यहाँ ये बता देते हैं कि ATM से पैसा निकालने की लिमिट में सिर्फ एक बार बदलाव हुआ है और वो भी तब 2,000 रुपए प्रतिदिन से 2,500 रुपए प्रतिदिन किया गया था। नोटबंदी पर जनता तो लाइन में खड़ी है। हमने सोचा चलो तारीफ करने का जोर लगाने में अकड़े जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि कम से कम बीजेपी के सांसदों को तो पता ही होगा, लेकिन राज्यसभा सांसद CP ठाकुर ने हाथ खड़े कर दिए। अभी हम कुल कितने रुपए बैंकों के ATM से निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी आपको? ना, इसकी जानकारी हमको काहे के लिए रहेगी, हम तो निकालते नहीं है कभी। लिमिट क्या है? पैसा निकालने की लिमिट क्या है? पैसा है तो जिसका जिस हिसाब से पैसा रहेगा उसी हिसाब से ना लिमिट उसको होगा। कोई लिमिट है? नहीं, लिमिट तो है, लिमिट है। कोई लाखों में निकाल है वो तो लिमिट नहीं, वो बिजनेस के लिए निकालेगा क्या, वो अलग अलग उसका सब। एक सांसद को पता नहीं तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद थी कि बीजेपी का कोई तो सांसद इस सवाल का सही जवाब दे ही देगा। Amount can we withdraw from the ATM in one transaction? That I don't remember. Probably 4,000 ऐसा कुछ था. Then probably it became 2.5. I don't exactly remember that. सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन क्या सही जवाब मिला? At a time, how many amount can you withdraw from an ATM? How much amount? 24,000 कहा गया है वीकली आप 24,000 निकाल सकते हैं। डेली मेरे ख्याल किसी को इतना टाइम नहीं है कि 3-3, 4-4 घंटे खड़े हो। 10,000, 24,000 they are saying, but not more than 10,000 we are getting from ATM. ATM से तो 2,000। चलिए, कोई तो सही जवाब के कुछ करीब पहुंचा। एक ही सवाल में हमारे सांसदों का ये हाल है। अभी तो कई सवाल बाकी हैं। हमने पूछा कि 500 के नोट अभी कहां-कहां चलाए जा सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी हमारे सांसदों से सुन लीजिए। चुनिंदा सर्विस के लिए तो नहीं लागू किया जाएगा। अभी जो नया जो 500 आ गया है उसको तो एज यूजुअल 500 रुपया के लिए होगा। पुराना 500 कहीं यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं? नहीं, पुराना नोट तो डीनोटिफाई हो गया तो यूज क्या करें इसको? End of this year, you can use it in petrol pumps and places like that. Today it is been banned. I think even petrol pumps are not ready to accept the new old currency. 500 के नोट के बारे में कहा गया कुछ जगहों पे चल रहे हैं, लेकिन जो एज पर हम लोग की नॉलेज है और जो लोग हैं, कोई भी आज की डेट में 500 के नोट नहीं ले रहा है सिवाय आप डिपॉजिट कराने के। 500 के नोट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं या एयरपोर्ट्स पर हैं, और जो 2-1 सर्विसेज हैं वहाँ पर भी हम चला सकते हैं, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में लोग मना कर देते हैं लेने से। ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के नियमों पर सांसदों से सवाल पूछकर हमने कोई गलती कर दी है, लेकिन असली गलती का एहसास तो तब हुआ जब हमने सांसदों से मोबाइल बैंकिंग और ऐप से जुड़ा सवाल पूछ लिया। क्या आपके मोबाइल पे कोई ऐप आपने डाउनलोड किया है या कुछ मालूम है कि कहाँ मिलता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने जिंदगी में कभी कोई कार्ड नहीं यूज किया, नहीं करूँगा।
आगे दिन मेरा 68 साल उम्र हो गया, मैंने कभी भी कोई कार्ड नहीं यूज़ किया और आगे भी नहीं करूँगा। क्या आपके मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोडेड है, नहीं, एटीएम या वॉलेट का? नहीं, कौन कब क्या इसको हैक कर लेगा, क्या कर लेगा। आजकल इतने सारे तकनीकी डेवलपमेंट हो गया, कभी भी किसी का भी तो राहुल जी का क्या हैक हो गया। बस सुनते और देखते जाइए। पीएम कहते हैं कि मोबाइल को बैंक बना लो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद इस पर बहाने ज्यादा बनाते दिख रहे हैं। क्या आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं? क्या आपके मोबाइल से किसी बैंक या मोबाइल वॉलेट कोई अपलोड हुआ है कि नहीं? अभी तो अपलोड नहीं हुआ है, अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। नई चीज़ है और हम लोग तो कम करते हैं, हम वो तो ऐसे ही बैंक में जाने की आदत है, लेकिन कैशलेस अब शुरू होगा। I used to always use net banking because I always lived away from Kolkata. So there was a massive hacking case happened in my case in Calcutta. So सब बंद कर दिए थे. So now again I'm starting it again. कुछ माननीय सांसद तो एक कदम और आगे हैं, गुजरे जमाने से निकलने की जरूरत ही नहीं समझते। नहीं, और ना ही मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी फेलियर है, नहीं हो सकती, क्योंकि 65% जो हमारा रूरल एरिया है और उसमें 85% लोग कैश ट्रांजैक्शन ही करते हैं, जिनको एटीएम और डेबिट कार्ड चलाने ही नहीं आता है, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह की कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दें। No, I never do internet banking, but I do other bankings. I mean, debit card. Do you have a wallet bank in your app? Wallet, I have a fear, I have apprehension about it. I have a very miserable experience about it. इस टेस्ट से एक बात तो क्लियर है कि हमारे सांसद को किसी नए फैसले की बुनियादी जानकारी हो या ना हो, वो राजनीति के तो मास्टर हैं। इतना पक्का है कि राजनीति में उनके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। चाइना में बैठ के हैक कर रहा है, दूसरे देश में बैठ के हैकिंग हो रहा है, तो इस स्थिति पर अगर जनता को मजबूर करे कि उसको कार्ड यूज करनी है, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के खिलाफ है। एक आदमी के मनमौजी कोई निर्णय एक लोकतंत्र में नहीं चल सकती। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हम ये नहीं कहते कि सभी सांसद ऐसे ही हैं या सभी को नोटबंदी के नियमों की बुनियादी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कैश की जरूरत तो सबको पड़ती है। ये अलग बात है कि उन्हें कभी लाइन में लगने की आदत नहीं। लेकिन कड़वा सच यही है कि जनता की परेशानियों और जनता के हित की बातें करने वाले जनप्रतिनिधि अक्सर जनता से कट जाते हैं। नोटबंदी पर आज हमने उस सबसे बड़े एक्सपर्ट से बात की है जो मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों में अहम रोल निभा रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से हमारे सहयोगी राहुल कमल ने खास बातचीत की। हर ही आदमी अपना ब्लैक मनी वाइट कर रहा है, तो फिर देश को फायदा क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ये भी पता ही है ना कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो ऑलरेडी उस पे उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो ब्लैक मनी तो हो रहा है कम रेट पे ही सही, 30-40% कम पे ही सही, लेकिन ब्लैक मनी वाइट तो हो रहा है। पहली बात तो ये है कि वो टैक्स जो लगना चाहिए था वो तो लग रहा है, चाहे इनडायरेक्टली लग रहा हो। दूसरी बात ये कि जब वाइट बनकर ये वापस बैंक में आएगा तो इस पर टैक्स लगेगा। सो सरकार फिर टैक्स कलेक्ट करेगी, उस पर पेनल्टी भी कलेक्ट करेगी, और कुछ इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण कोष है उसमें भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और ये पहला कदम में एक बार सारा खत्म, ब्लैक मनी एटलीस्ट जो ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी था वो एक बार खत्म होगा, उसके बाद फिर आगे चलकर और कदम उठाए जाएंगे। तो क्या आपने अनुमान लगाया था कि इतना सारा जुगाड़ चलेगा, इतने अलग अलग लोग नायाब तरीके लेके आएंगे ब्लैक मनी टू वाइट? नहीं, इसमें ये ऐसा है कि इतना अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, इस इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, जबकि जो है 85% जो करेंसी है उसको सर्कुलेशन से हटा दिया गया हो। तो इस बारे में किसी के लिए भी सोच पाना कि क्या होगा इसके बाद बहुत मुश्किल बात है। और इन एनी केस अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम्पल पहले किसी और देश का रहा भी होता, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब यहाँ पर होगा तो सिचुएशन उसी तरह अनफोल्ड करेगी। इसलिए इसमें एक आप क्रिटिसिज्म आप करना चाहें तो आपकी इच्छा है, पर सरकार जो है इस बारे में जागरूकता के साथ हर कदम पर सोच समझकर निर्णय ले रही है। आईटी लॉ में जो भी एग्जेम्पशंस हैं उनको हटाया जाए।
उनको सर्टेनली कम किया जाए, वो सिंप्लीफिकेशन वाला मामला हुआ। और जो अगर जो एग्जाम्पशन नहीं भी हटते हैं तो एग्जाम्पशन किन किन दशाओं में मिलेंगे इसको लॉ में या कम से कम रूल्स में बहुत अच्छी तरह प्रिसीजन के साथ डिफाइन कर दिया जाए तो ये डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो टैक्स देने वालों को भी जो है वो रूल्स पढ़ सकता है कि ये रूल है, इनमें मुझे लगेगा, इसमें मुझे नहीं लगेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन अगर हम खत्म कर देते हैं तो फिर स्कोप इस तरीके के करप्शन का भी कम होगा। इसी तरह रियल स्टेट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये ब्लैक मनी रहता है। तो इसमें एक तो एनफोर्समेंट हमें इम्प्रूव करना चाहिए, पर इसको भी देखना चाहिए आगे चलकर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार भी कर रही है, पर आगे चलकर इसे देखना चाहिए। जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी फिर जो है ट्रांजैक्शन आधा वाइट में करते हैं, आधा ब्लैक में करते हैं। तो सारा जब वाइट में आने लगेगा पूरा ट्रांजैक्शन, तो इन एनी केस इवन लोअर रेट पे आपका टैक्स रेवेन्यू। आपका कहना है कि जो लैंड डील्स है उन पे स्टैम्प ड्यूटी कम हो सकती है, हाँ। ये है। इसी तरह हमें देखना चाहिए कि भाई गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा है, इसे हमें देखना चाहिए। तो आपके हिसाब से गोल्ड की कस्टम ड्यूटी को कम करने का एक केस देखना चाहिए हमें, क्योंकि अगर गोल्ड जो है ना फिर स्मगल होकर अगर आएगा तो फिर उसका ट्रांजैक्शन भी ब्लैक में ही होगा, क्योंकि स्मगल होकर आया है तो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं होगा। तो ये कई कदम हमें जो हैं आगे चलकर देखनी चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है। चर्चा इस विषय में सरकार में चल रही है बड़ी तेजी से। आगे आने वाले समय में कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने खुद ने गोवा की स्पीच में कहा था कि वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में अब बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं। पिछले कुछ दिन से ऐसी अटकलें और अफवाहें थीं कि घरों में रखा सोना भी संशोधित आयकर बिल के दायरे में आएगा। घरों में गोल्ड रखने की लिमिट तय हो सकती है और इस पर टैक्स भी लग सकता है। लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया है कि घर में वैध तरीके से रखे गोल्ड और ज्वेलरी पर कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि घरों में लंबे वक्त से रखे पुश्तैनी गहनों पर किसी को भी किसी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कृषि की आय से खरीदे गए गहनों पर भी किसी तरह की लिमिट नहीं है। ये पुराना नियम ही है कि विवाहित महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम, पुरुष 100 ग्राम गोल्ड रख सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर जांच हुई तो गोल्ड की इस लिमिट पर संबंधित व्यक्ति के आय से रिकॉर्ड से मैच न करने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि संशोधित आयकर कानून उन गहनों पर लागू नहीं होगा जिसे घोषित कमाई से खरीदा गया है। भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का आज 51वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज हमने खास आपके लिए बीएसएफ के शौर्य और दमखम को दर्शाने वाली रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग जैसे माहौल में बीएसएफ की हाईटेक तैयारियों के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम बीएसएफ के बारे में आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करने वाले फैक्ट्स बताना चाहते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की स्थापना की गई। बीएसएफ की 188वीं बटालियन में 188 बटालियन में 2,40,000 जवान तैनात हैं। बीएसएफ सीमाओं की पहरेदारी में तैनात दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े 6,385 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करती है। बीएसएफ देश की इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी अपनी खुद की मरीन और एयर विंग भी है। बीएसएफ में अलग से ऊंट और डॉग विंग है जो ऐसे इलाकों में तैनात है जहां सैनिकों का पहुंचना मुश्किल और खतरनाक होता है। महिला जवानों की संख्या के मामले में भी बीएसएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। बीएसएफ में महिला सैनिकों की संख्या 3,300 से ज्यादा है। बीएसएफ के जवान साल के 365 दिन और 24 घंटे सीमाओं पर तैनात रहते हैं और सीमा पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर रखते हैं। पिछले 51 सालों से लगातार सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। आज दिल्ली में बीएसएफ ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें बीएसएफ के वर्तमान के साथ साथ भविष्य की झलक भी दिखी। अब हम आपको हाईटेक होती बीएसएफ पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दुर्गम दलदली इलाकों तक और सीमा से गुजरती नदियों तक, सीमा सुरक्षा बल के वीर जवान
24 घंटे सीना ताने के जवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन करने के लिए मलखंभ को चुना तो वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। मलखंभ के जरिए बीएसएफ के जवानों ने अपनी शारीरिक ताकत पेश की और बता दिया कि उनके बाजुओं में कितना दम है। बॉर्डर की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए शारीरिक ताकत के साथ साथ मन की ताकत भी बेहद जरूरी है। इसके लिए बीएसएफ ने योग को चुना है। योगासन करते बीएसएफ के जवान बीएसएफ की परेड के मुख्य आकर्षण बने। पर बढ़ती टेंशन के बीच सीमा सुरक्षा बल की लेडी ब्रिगेड भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर तैनात है। बीएसएफ की इस नारी शक्ति की झलक स्थापना दिवस पर परेड। खतरा जितना ज्यादा है वैसे ही बीएसएफ के कमांडो जो महिला कमांडो हैं उनकी तैयारी भी है। बीएसएफ के महिला कमांडो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास इनको लगाया गया है, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर इनको तैनात किया गया है। सीमा की सुरक्षा कितने हौसले के साथ पाकिस्तान उस पार बैठा हुआ है, हम जोर जवाब देने के लिए तैयार हैं। यस, जितना हमारे जेंट्स जो हैं हमारे साथ हैं वो करते हैं उतना ही उनके बराबरी हम उनके साथ करने की कोशिश करते हैं और हम उसमें कामयाब भी होते हैं। जितना भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा बीएसएफ वालों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर इतना जज्बा रहता है कि हम पाकिस्तानी को रोक सकते हैं। हमें हर वेपन के लिए ट्रेनिंग दी गई है, हर वेपन के साथ हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर की सुरक्षा में बीएसएफ के ऊंट दस्ते की अहमियत बेमिसाल है। राजस्थानी इलाकों में सरहद की सुरक्षा के लिए ऊंट दस्ते बीएसएफ के सबसे कारगर जवान साबित। फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो भारत और पाकिस्तान सीमा की तरफ तैनात किया जाता है। ऊंट दस्ता जो कि राजस्थान में मौजूद है और ये उन अलग अलग जगहों पर जब सैंड ड्यून्स बदलते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह रेत के टीले बदल जाते हैं तो इन ऊंट दस्तों के जरिए वहां पर बॉर्डर गार्डिंग की जाती है। दरअसल ये जो बीएसएफ है वो भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ से अगर बड़े स्तर पर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है तो उसको नाकाम करते हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर बीएसएफ जवानों के दमखम की ये तो सिर्फ झलकियां हैं। बॉर्डर पर असली एक्शन के वक्त बीएसएफ की असली ताकत तो दुश्मन देखता ही है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली। बीएसएफ बॉर्डर पर सुरक्षा कैसे करती है, वो कौन से हथियार हैं जो बॉर्डर पर बीएसएफ की ताकत को बढ़ाते हैं, वो कौन सी तकनीक है जो बॉर्डर पर दुश्मन की हर नापाक हरकत पर निगाह गड़ाए रखने में बीएसएफ की आंखें बनते हैं। अपने 51वें स्थापना दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने अपने शारीरिक दमखम का परिचय ही नहीं दिया, बल्कि स्थापना दिवस समारोह में बीएसएफ ने अपने हाईटेक हथियारों और तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई और इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपको अब दिखाते हैं। रात के अंधेरे में जब पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय बॉर्डर में घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसी तस्वीरें बीएसएफ के कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये मुमकिन होता है बॉर्डर पर लगे बीएसएफ के हाईटेक कैमरों के जरिए, जिसके बारे में जानने का मौका आज तक को मिला। आपको दिखाना चाहेंगे कि बीएसएफ ने किस तरीके से यहाँ जो बड़े बड़े कैमरे लगा रखे हैं। इस कैमरे का नाम लॉरस बोलते हैं। ये 360 डिग्री यानी चारों तरफ ये कैमरा घूम सकता है। इस कैमरे के जरिए जो फोटो सीमा यानी फेंसिंग के आसपास ली जाती हैं, अगर कोई घुसपैठिया घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो मॉनिटर जो लगा होता है उस मॉनिटर में साफ तौर पर इस कैमरे के जरिए दिखता है। बीएसएफ को आधुनिकीकरण के लिए रात के समय में देखने वाले बहुत सारे यंत्र हमने इस साल परचेज किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर लगाए हुए हैं। जैसे अनकूल्ड ब्यूटी थर्मल इमेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
और इजराइल के सहयोग से बना हुआ ये थर्मल इमेजर है। इसकी क्षमता 1 किलोमीटर दूर दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है और 3 किलोमीटर दूर उनके गाड़ियों के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। उसी तरह से ये हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर है, 8 किलोमीटर दूर टैंक और उससे बड़ी गाड़ियों को डिटेक्ट कर सकता है और ह्यूमन टारगेट को 2.5 किलोमीटर के अंदर तक डिटेक्ट कर सकता है। उसी वर्जन के लेटेस्ट वर्जन में ये थर्मल इमेजर आता है। इसका भी तकरीबन 8 किलोमीटर दुश्मन के इलाके के अंदर रात्रि के घुप रात्रि के समय में इसको देखा जा सकता है और ह्यूमन टारगेट को 2 किलोमीटर के अंदर तक इसको देखा जा सकता है। आप इस वक्त हमको देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि इस स्क्रीन पर जो कैमरे के जरिए किस तरीके का विजुअल आता है। यानी जब भी कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है दिन या रात में, तो इससे कई किलोमीटर की दूरी तक की जानकारी मिल जाती है और उस जानकारी को, उस विजुअल को देख करके जो वहां पर सुरक्षा बल तैनात होते हैं वो उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको घुसपैठ को नाकाम कर देते हैं। ऐसे थर्मल इमेजिंग कैमरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगे हैं। बीएसएफ इनके जरिए बॉर्डर पार दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखती है, फिर चाहे दिन हो या रात। ये लॉरस कैमरा है, इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बहुतायत में है। हमने इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा रखा है। इसमें रात के समय में 10 से लेकर के 18 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टैंकों को देखा जा सकता है। आदमी जो कि दुश्मन मूवमेंट करते हैं, ह्यूमन टारगेट को हम 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर तक देख सकते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे में घुसपैठ की कोशिश करते आतंकवादियों को देखते ही बीएसएफ के जवान एक्शन में आ जाते हैं। अक्सर घुसपैठियों और बीएसएफ के बीच फायरिंग भी हो जाती है और ऐसे वक्त में बीएसएफ जिन हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करती है उन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। सीमा पार घुसपैठियों से निपटने के लिए बीएसएफ की तरफ से आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वैसे हथियार हैं जिनसे दुश्मन सीमा पार से अगर घुसपैठ करता है तो उसको सीमा पर ही ढेर कर दिया जाता है। यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो हथियार है X95 है। इसमें लेज़र बीम भी लगी होती है और लेज़र बीम के जरिए भी निशाना साधा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इटली का बना हुआ बरेटा ये है और इसके जरिए भी करीब 1.5 किलोमीटर तक निशाना साधा जा सकता है। सर जैसे ये हमारा जो बेरेटा है 9mm बेरेटा है, पहले CM 9mm कार्बाइन के जगह पे आया है। ये अभी आधुनिक तौर पे ये आया है, तो इसका ये फायदा है कि जैसे काफ़ी भारी तादाद में जब फायर करना होता है तो ये इतना कारगर वेपन है कि बिना रुके हुए उसको मतलब भीड़ वाले इलाके को बर्बाद कर देते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये X95 का इस्तेमाल ANO के लिए ये काबिलियत वेपन है। इसमें उतरो 860 मीटर पर सेकेंड इसमें फायर किया जाता है। इसमें जो मैगजीन लगा होता है 30 राउंड का मैगजीन लगाया जाता है। इसमें 900 राउंड पर मिनट में इसमें फायर किया जाता है। इसमें जो ये ऊपर साइट लगा हुआ है मोर इंट्रोकुलर रिफ्लेक्स साइट है। इसके में 2 बैटरी लगाया जाता है। इस बैटरी के तो डे एंड नाइट का फायर इसमें किया जाता है। अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि नगरोटा में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में एक सुरंग के रास्ते घुसे थे। ये विवाद का विषय है कि सेना को उन सुरंग के बारे में क्यों नहीं पता चला, जबकि बीएसएफ के पास ऐसे रडार हैं जो सीमा पर सुरंगों का पता लगा सकते हैं। आप बताइए कि अगर टनल के जरिए घुसपैठ कोई करता है तो उसके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी आप लोग के यहाँ आ रही? उसके लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है। वो जमीन के अंदर छेद करके और उसको पता लगा सकता है कि इसके अंदर किस तरह की टनल बनाई गई है, टनल की लंबाई कितनी हो सकती है या इसकी गहराई कितनी हुई है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। लेकिन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार पहले से ही जानकारी ले लेता है उसका? नहीं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार उन इलाकों में ले जा करके और उनसे सर्च ऑपरेशन के द्वारा उनको डिटेक्ट किया जाता है। आज बीएसएफ का 51वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर बीएसएफ ने अपने दमखम की जो प्रदर्शनी लगाई है उसे देखकर लगता है कि बीएसएफ अब तेजी से हाईटेक हो रही है। बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ टेंशन को देखते हुए ये जरूरी भी है, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन के माहौल में जब देश के सैनिक अपना जज्बा दिखाते हैं तो देश की सेना पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ जाता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।
बीएसएफ के आज और आने वाले कल की झलक देखने के बाद आपको बीएसएफ के इतिहास की सुनहरी तारीखों के बारे में पता होना चाहिए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी में बीएसएफ ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा मचाए गए कत्लेआम को रोकने के लिए 1971 में बीएसएफ ने बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी को सैन्य मदद दी थी। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान बीएसएफ के जवानों ने सेना के साथ मिलकर दुश्मन के सबसे प्रभावशाली ठिकानों को ध्वस्त किया था। 26 जनवरी 2001 गुजरात में आए भीषण भूकंप में प्रभावित लोगों तक सबसे पहले पहुंचकर मदद करने वाले जवान बीएसएफ के थे। 2003 में बीएसएफ ने श्रीनगर में छिपे संसद हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को मार गिराया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बीएसएफ का काम देश में घुसपैठ को रोकना ही नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए बीएसएफ अभियान चलाती है। बॉर्डर पर स्मगलिंग और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना और अपराधियों को पकड़ना भी बीएसएफ की ड्यूटी है। इसके अलावा देश के हिंसाग्रस्त इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आने पर बीएसएफ की तैनाती की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध हो या शांति, बीएसएफ हमेशा ड्यूटी पर तैनात। युद्ध के वक्त बॉर्डर की सुरक्षा में, शांति काल में बॉर्डर पर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में। बीएसएफ के बारे में जानकारी पाकर अगर आपको देश के जवानों पर गर्व महसूस हो रहा है और मन में सम्मान की भावना बढ़ गई है, तो आप अपनी जान पहचान वाले सैनिकों को बीएसएफ स्थापना दिवस की बधाई दे सकते हैं, क्योंकि सैनिकों को भी महसूस होना चाहिए कि हम उनके कितने आभारी हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे बना जाता है, यह आज एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने बता दिया। दरअसल नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन किया। फिर नवाज शरीफ के ऑफिस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा जारी कर दिया। वैसे तो ये डिप्लोमेटिक नियमों के खिलाफ है, लेकिन अगर इतना ही होता तो चल जाता। हद तो ये हो गई कि नवाज शरीफ के दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ को शानदार इंसान कहा, पाकिस्तान को अपार संभावनाओं वाला अद्भुत देश बताया। अब इसके बाद और क्या कहें, आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कभी मिले नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि नवाज शरीफ की बहुत शोहरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से पहले कभी नवाज शरीफ की आवाज तक नहीं सुनी, लेकिन उन्हें लगता है कि वो नवाज शरीफ को लंबे वक्त से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी पाकिस्तान नहीं गए, हालांकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान एक अद्भुत देश है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश कह चुके हैं, लेकिन अब वो मानते हैं कि पाकिस्तान ढेरों संभावनाओं से भरा एक अद्भुत देश है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दावा है। बुधवार को नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और दोनों के बीच जो बातें हुई उसको नवाज शरीफ के ऑफिस ने प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया है, जिसका मजमून कुछ इस तरह है। आप एक शानदार इंसान हैं। आप अद्भुत काम कर रहे हैं जो साफ दिख रहा है। मैं जल्दी ही आपसे मिलने की आशा कर रहा हूँ। आपसे बात करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसे मैं लंबे समय से जानता हूं। मैं एक शानदार देश, शानदार लोगों की शानदार जगह पर आना पसंद करूंगा। प्लीज पाकिस्तानी लोगों तक ये बात पहुंचाए कि वो अद्भुत हैं और मैं जितने भी पाकिस्तानियों को जानता हूं वो सभी असाधारण हैं। ट्रंप से नवाज शरीफ की क्या बात हुई ये तो नवाज शरीफ बता सकते हैं, जो उन्होंने बता भी दिया। लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जहन में आता है जिसमें उन्होंने कहा था, ये बिल्कुल सीधी बात है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। अब हम मान भी लेते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान के प्रति ट्रंप के विचार बदल गए होंगे, लेकिन ट्रंप से अपनी बातचीत का लिखित ब्यौरा जारी करके नवाज शरीफ मियां मिट्ठू क्यों बन गए? वैसे पाकिस्तान से ऐसी हरकत की उम्मीद करना बेमानी नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, एक पाकिस्तानी टीवी चैनल ने चला दिया था कि ट्रंप पाकिस्तान में पैदा हुए थे। 1954 में ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से रिटायर होने वाले कैप्टन स्टॉकडेल उन्हें अपने साथ लंदन ले गए। ट्रंप फैमिली ने 1955 में उन्हें गोद लिया। We won the evangelicals, we won with young, we won with old. और इस तरह वजीरिस्तान का दाऊद इब्राहिम न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस का डोनाल्ड ट्रंप बन गया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।